अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। 6 महीने बीसीओ बैठक, मैराथन बैठकें, देश भर के प्रमुख स्थानों का भ्रमण, वहां जाके खुद बैठकर जेपीसी ने वहां के संबंधित लोगों को बुला के उनसे बातचीत की, हजारों सुझाव, इन सबको मथने के बाद 500 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई जेपीसी के द्वारा। 14 अमेंडमेंट स्वीकार हुए, बाकी निरस्त हो गए। कहा जा रहा है कि जल्दबाजी हो रही है। 6 महीने बीसीओ 85 बैठक, हैदराबाद से लेके लखनऊ और पटना से लेके कोलकाता तक की यात्राएं, जल्दबाजी होता है ये? फजील अहमद साहब। देखिए अमिताभ जी, एक बार हम लोग फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलने गए, तो गोल मारे तो रेफरी ने कहा तुम कर लो, हम सीटीए नहीं बजाएंगे। वो बात हमको बार बार याद आती है कि रेफरी जब किसी पार्टी से मिल जाए तो काहे लिए हमारी गोल को सीटी बजाएगा, हम गोल मारते रहे। अरे जब आपकी मनसा ही खराब है, आप जेपीसी बना दिए, कोई मानना ही नहीं जब किसी बात को, और जेपीसी केवल फॉर्मेलिटी करके दिखा रहे। जब आपको मानना नहीं है तो फिर सारी जेपीसी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, क्या होगा। बहुत सी घटनाएं, अगर हमको ज्यादा टाइम मिलता तो हम सारी घटनाओं को याद दिलाते हैं आपको। ये लोग सिर्फ जो है पार्लियामेंट को नहीं चलने देने के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दों को हमेशा बीच में लाते हैं ताकि पार्लियामेंट चलने ना पावे और पार्लियामेंट को न चलाना पड़े। ये तो किसी भी लोकतंत्र की किसी कार्रवाई में इनको विश्वास ही नहीं है। इनका बस चले तो पार्लियामेंट में पूरे साल के लिए बंद कर दे। जी ठीक। इनको ना तो मीडिया में जाकर के कोई जवाब देना है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, ना क्या कर रहे हैं कुछ बताना नहीं है। एक प्रश्न था, धीरे धीरे एक प्रश्न था कि 370 जब हटाया तो भी उसी पार्लियामेंट से हटा, कहां क्रांति हुई? एक से बात सुना करो, क्रांति तो हुई नहीं। वैसे ही बजट सेशन में जेपीसी की रिपोर्ट रख दे सरकार सदन में और नया बिल ले आए उसके मुताबिक बना के और बिल पास करा देगा तो क्या होगा? कहां क्रांति हो जाएगी? क्या बिल पास नहीं हो सकता? फजील अहमद, एक विधान एक संविधान, याद है आपको? एक विधान, जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताओ भाई। वक्त पर बिल क्यों नहीं पास हो सकता? संविधान की बात होती थी तो 371 क्यों नहीं समाप्त हुआ? 370। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? मैंने पूछा तो ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून क्यों नहीं पास हो सकता, ये पूछ रहा हूं। अरे भाई आप सुनिए मेरी बात, आप है गोदी मीडिया, हम है जनता। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, आप अपनी ही बात जोते जा रहे हैं। अब हमारी भी तो सुन लीजिए, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो वक्त से जुड़े हुए हैं। आप एक मिनट फजील अहमद, रुकना होगा, आप रुकना होगा। आप कुछ राजनीतिक समूहों के माउथ पीस हैं, लाउड स्पीकर हैं, आप कोई विश्लेषक नहीं है क्या? ना आप जनता हैं, आप कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल, रुकिए, आप कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस के माउथ पीस हैं, लाउड स्पीकर हैं। वो आप में जितनी चाबी भर देते हैं आप उतना ही बोलते हैं, ठीक है ना फजील अहमद? इस बात को लिख लो और गांठ बांध लो। आपके साथ यही समस्या है और यही आपका वास्तविक परिचय है मित्र। क्या जो बात पार्टी नहीं कह पाए वो कह दो। आप किसकी गोदी में बैठे हो? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है फजील अहमद, हमको मालूम है किसकी गोदी में बैठे हो। छोड़ो उन बातों को, वही रहने दो। वक्फ बोर्ड पर बात करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? हम उन पार्टियों को भी जानते हैं जिनका माउथ पीस आप हैं, क्या? और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? आपकी स्थिति, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमको मालूम है, छोड़ दीजिए, ठीक है? आपका भी अपना चल रहा है कारोबार, चलाइए, ठीक है। रावत साहब फिर वहीं आते हैं, 2 प्रश्न खड़े हुए हैं। एक, वक्फ बोर्ड पर बजट के सेशन में सरकार कानून लाएगी, संसद के पटल पर रखा जाएगा, संसद का बहुमत उसके पक्ष में वोट करेगा तो पास हो जाएगा, नहीं होगा तो फजील अहमद के मन की हो जाएगी, ठीक? हालांकि इनके मन की होने की उम्मीद नहीं, चूंकि इनके मन तो कई बार मचला,
कश्मीर के मसले पे मसला, 3 तलाक पे मसला, लेकिन हुआ नहीं। भारत की संसद ने सारे कानून बनाए और पारित किए, है ना, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और दूसरा मसला है सनातन बोर्ड। राव साहब, सनातन बोर्ड में 2 बातें आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि संतों में एक राय नहीं, अखाड़ा परिषद ने अपने को अलग कर लिया। अखाड़ा परिषद के अलग करने का मतलब बड़ा हो जाता है। अगर अखाड़ा परिषद ने सनातन बोर्ड की मांग से अपने को अलग कर लिया तब तो स्थिति बहुत खराब हो गई, मांग फिर कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अखाड़ा परिषद सांगठनिक तौर पर सनातन का सबसे बड़ा संगठन है। 13 अखाड़ों का अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद। रावत जी। अमिताभ जी, एक बार ना विश्वनाथ प्रताप सिंह जब चुनाव हुए थे, उस समय वो हार रहे थे, तो ताऊ देवीलाल बहुत बुरी तरीके से हरियाणा में हार रहे थे। तो उनसे पत्रकार पूछ रहे थे कि ताऊ जी आप तो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, कि पूरा हरियाणा हार चुके हैं। बोला अभी रोहतक बाकी है, अभी तो सोनीपत भी बाकी है। पत्रकारों ने पूछा वो भी हार गए? कहता अरे भैया चुनाव का रिजल्ट तो आने दो, तभी तो बताऊंगा कि हम हारे कि नहीं हारे हैं। फजील साहब का क्या है कि जब इनसे कोई प्रश्न पूछो ना तो उसको आए वाए करते हैं और फिर बोलते हैं गोदी मीडिया है। अरे भैया जब आपसे प्रश्न पूछें, आप में प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो आप क्यों बिना मतलब के पत्रकारों को घसीटते हो? इससे यह पता चलता है कि आपकी मानसिक IQ लेवल बहुत कम है, कि आपके पास वो शब्द नहीं, आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि आप उतना जवाब दे सको। जब फ्रस्ट्रेट होते हो तो उठाकर के अमिताभ जी को बोल दिया कि आप गोदी मीडिया हैं। अरे जवाब का सामना करो ना, जवाब दो उनसे, अगर वो पूछ रहे हैं आपसे। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। गोदी मीडिया कोई बुरी चीज है क्या? सरकार के साथ नहीं, ये मेरे साथ ड्रामा नहीं फजील अहमद, ये ड्रामा दूसरी जगह करना ना, हम घर तक छोड़ के आते हैं। ये मेरे साथ नहीं, ये गलत फहमी के शिकार मत बनो। मेरे साथ नहीं, राव जी रुकिए, मेरे साथ नहीं कर सकते आप, समझिए वो दूसरे पत्रकार होंगे, दूसरी जगह करना है ड्रामा, मेरे साथ नहीं। मैं घर तक छोड़ के आऊंगा, पूरा इतिहास भूगोल बता दूंगा यही आपका, समझ गए ना आप? हिंदी में मेरे साथ नहीं, ये दूसरे होंगे जहां ये खेल खेलना जाके हंसते हुए। मेरे साथ करोगे मैं पूरी कुंडली यहां बांट दूंगा, चेहरा खराब हो जाएगा। इसलिए वहीं रहो जहां हो, जहां हो और जितने हो वहीं रहो। मैं पूरी कुंडली बांट दूंगा, चेहरा खराब हो जाएगा, हंसने लायक नहीं रहोगे। शांत रहिए। रावत साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा था अमिताभ जी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इतने साल का अनुभव है, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अपनी बात करो, हमने बोल दिया जो बोलना था उनको। जी राव साहब। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आता हूँ, सनातन बोर्ड के ऊपर आता हूँ। अगर अखाड़े सनातन बोर्ड से अलग होते हैं तो सनातन बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सनातन की देखरेख, सनातन की जिम्मेवारी, रक्षा की जिम्मेवारी, धर्म की रक्षा जो जिम्मेवारी है वो हमारे चारों शंकराचार्य और अखाड़ों के पास है। अखाड़े जो फैसला करते हैं, शंकराचार्य जो फैसला करते हैं, वही होता है। अगर चारों शंकराचार्य इस बात के लिए तैयार होते हैं और अखाड़े तैयार होते हैं तो ही सनातन का कोई महत्व रह जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं उनके पास में एक पूरा एरिया होता है कि उस एरिया में जाकर के वो सनातन धर्म के लिए सोचते हैं, उसकी जो कमियां हैं उनको पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में व्यवस्थाएं देखते हैं। अगर बोर्ड बन जाता है तो इतना बड़ा है कि सनातन बोर्ड पूरा विश्व का बनेगा, खाली हिंदुस्तान का तो बनेगा नहीं, क्योंकि सनातनी तो आजकल पूरे विश्व के अंदर फैल रहे हैं और लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला डाउटफुल है। अपने आप को चमकाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या तो सनातन बोर्ड का कोई प्रारूप हो कि इस प्रारूप पे हम काम करेंगे, इस प्रकार से इसको चलाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हजारों करोड़ों रुपए का दान आता है, उसकी देखरेख कैसे हो सकती है? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, बहुत बड़े कर्मचारी चाहिए। वो कोई रूपरेखा भी इनके पास है नहीं। तो देवकी नंदन जी, रावत साहब, अभी परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में ही एक संत सम्मेलन में कहा था कि सनातन इतना बृहद और विशाल है कि उसको छोटे मोटे बोर्ड में बांधने की कोशिश मत करिए। 2 दिन पहले ही धर्म संसद तो आज हो रही है, 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री इस बात का संदेश दे चुके थे कि सरकार बोर्ड के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। रावत साहब नहीं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है और वही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि सनातन तो फैलेगा भी और बढ़ेगा। जिस प्रकार से सोशल मीडिया
के लोग, विदेश के लोग, सभी लोग यहाँ पर कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं, सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा को जानना चाहते हैं, मूर्ति पूजा को जानना चाहते हैं, योग, ध्यान और साधना, मेडिटेशन को जानना चाहते हैं, तो धीरे धीरे जितना मीडिया फैलेगा, सोशल मीडिया फैलेगा, उतना लोग सनातन की तरफ दोबारा आकर्षित हो रहे हैं। और उसको अगर हम बोर्ड के अंदर बांध देते हैं तो मुझे लगता है फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर ही सब जगह जहां सनातनी हो सब जगह एक बोर्ड गठित करने पड़ेंगे। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक पैरेलल टू गवर्नमेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा नेटवर्क को संभाल पाना बड़ा टेढ़ा काम है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं संभाली जाती तो हम नेटवर्क को कहां से संभाल पाएंगे। ठीक बात है। अशोक यादव जी, वक्फ का कानून बजट के सत्र में संसद में आ जाएगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट है। अब अगर कोई असहमति देगा तो असहमति के जितने पन्ने होंगे वो भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो जेपीसी की मूल रिपोर्ट 500 पन्नों की जो लगभग तैयार है, जो देनी है, स्पीकर को सौंपनी है और उसके बाद सरकार के पास और सरकार से लोकसभा के पटल पर। मैं आपके सांसदों को सुन रहा था जो उसमें मेंबर हैं, वो लोग कह रहे थे कि भाई रामपुर वाले सांसद कह रहे थे कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है और हमारे वक्फ की संपत्ति को हथियाना चाहती है सरकार। 6 महीने यानी कितनी अनगिनत बैठकें हुई, देश भर में दौरे हुए, संबंधित पार्टियां आके मिली या उनसे जेपीसी जाके मिली। उसके बाद भी जेपीसी इसीलिए बनी थी कि भाई सब लोग बैठ लेंगे एक साथ तो विवाद खत्म हो जाएगा, नहीं तो संसद में उसी दिन पारित हो सकता था कानून। लेकिन यहां तो फिर वही ढाक के 3 पात। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने कहा जेपीसी की रिपोर्ट, तो मुझे ये कहना है कि वो जेपीसी की रिपोर्ट नहीं बल्कि वो सत्ता पक्ष की रिपोर्ट उसको कहा जाए, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे तमाम सांसदों ने कहा कि आवर रिकमेंडेशंस आर नॉट अलाउड और आवर रिकमेंडेशंस आर रिजेक्टेड एंड देयर रिकमेंडेशंस आर अलाउड। तो जब विपक्ष के लोगों के रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, एक सिंगल अमेंडमेंट या मतलब रिकमेंडेशन विपक्ष के सांसदों का नहीं लिया गया, तो फिर इसको जो जेपीसी कहना मुझे लगता है कि अपने आप में ठीक नहीं है। और दूसरी चीज की, अभी मैं टीएमसी के सांसद को सुन रहा था, आपने हमारे सांसद की बात बताई तो अब उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं टीएमसी के सांसद उन्होंने कहा, बनर्जी जी, कल्याण बनर्जी जी ने, कि एक सिंगल वर्ड हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि एक सिंगल वर्ड हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका उस कमेटी में नहीं मौका दिया गया रखने का। तो जिस कमेटी में विपक्ष के लोगों का एक सिंगल वर्ड रखने का मौका न मिले, जिस कमेटी में विपक्ष के लोगों का सिंगल रिकमेंडेशन को भी शामिल न किया जाए और उस कमेटी को कहा जाए जेपीसी, तो नाम तो ठीक है जेपीसी, लेकिन वो सत्ता पक्ष का था और सरकार चूंकि एक चाह रही थी कि इसको जेपीसी का एक अमली जामा पहना दिया जाए। जिसे आपने कहा ना, सरकार चाहती तो डायरेक्ट कर देती। तो बस एक तरह से फेयर चेहरा अपना सरकार बनाने के लिए जेपीसी के हवाले किया और काम वही करना सरकार को जो चाहती है, जो चाहती तो डायरेक्ट कर देती है। आपकी बात सही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।